खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं अदब सेंटर। मेरे दो छोटे भाई थे, लेकिन वालिदैन उनसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मुझे हर सूरत तालीम से आरास्ता करना चाहते थे। बाबा जान तालीम के मामले में रोशन ख्याल वाक़े हुए थे। कहते थे कि महरीन को बहुत पढ़ाऊंगा ताकि मेरी बेटी जमाने का मुकाबला कर सके, लेकिन मैं शुरू दिन से पढ़ाई से जी चलाती थी। तालीम को एक मशगला समझती और स्कूल महज सहेलियों के साथ वक्त गुजारने जाती थी। मेरी तालीमी हालत काबिल रहम थी, लेकिन उस्तानिया मेरे वालिद का लिहाज करते हुए मुझे कुछ नहीं कहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। बाबा जान कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खुश थी कि अब पढ़ाई से जान छूटी। सुबह सवेरे बेदार होने से जो उलझन होती थी ना रही। अब अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से सोती। भाई स्कूल चले जाते तो घर अकेले रहने से बोरियत होती। जी चाहता किसी से बातें करूं, कोई हमारे घर आए और मैं किसी के घर जाऊं, लेकिन वालिदा किसी के घर जाने नहीं देती थी। हम एक आम से महल्ले में रहते थे। सामने चौधरी दीन मोहम्मद का मकान था। मकान किया था एक बहुत बड़ा आरास्ता और पैरास्ता बंगला था। ये जमींदार थे। देहात में भी शानदार हवेली थी। वो कभी देहात में रहते और कभी शहर में। इनके बच्चों को शहर में रहना पसंद था, सो इन लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमारे मकान की छत पर एक कमरा था, जिसकी खिड़की उनके घर की बालाई मंजिल पर बने हुए इस कमरे के एन सामने खुलती थी, जिसमें चौधरी साहिब का जवां साल बेटा महर हयात रहता था। वो अपने कमरे की खिड़की के एन सामने मेज कुर्सी रखे पढ़ता रहता था। जब मैं चौबारे से झांकती, इसकी नजरें मेरी जानिब उठ जाती। मैं इसको देखकर बुरा सा मुंह बना लेती। हालांकि वो खूबसूरत था, मगर मैं खुद को जाने क्या समझती थी। मुझे अपनी सूरत पर नाज था कि मैं भी तो खूबसूरत थी। उनकी मुलाजमा का नाम शादू था। एक रोज वो हमारे घर आई तो मैंने इससे कहा कि अपने छोटे साहिब से कहो कि वो अपनी मेज कुर्सी खिड़की के सामने से हटा ले। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ सामने बैठा, मुझे बुरा लगता है। अगले रोज शादू आई, कहने लगी, बीबी, साहिब ने कहा है कि मैं अपने घर में जहां बैठूं और जहां मर्जी कुर्सी डालूं। अगर इस लड़की को इतनी तकलीफ है तो मत देखा करे खिड़की से। लड़कियों का ताक झांक करना कोई अच्छी बात नहीं। इस जवाब से गोया मेरे तन बदन में आग लग गई। कलम कागज उठाया और उसे मगरूर, बदलिहाज पड़ोसी और जाने क्या कुछ लिखकर पर्चा शादू के हाथ में पकड़ाकर कहा कि इसे दे दो। मुझे उम्मीद है कि अगर शर्म वाला हुआ तो अपनी खिड़की बंद रखेगा। वो वाकई शर्म वाला निकला। उसने अपनी खिड़की बंद कर ली, जो उसकी टेबल के सामने थी। एक दो दिन तो मुझे अपनी फतह का एहसास हुआ, लेकिन इसके बाद जिंदगी कुछ बेरंग महसूस होने लगी। अब खिड़की से झांकने में मजा नहीं आता था। मैं उदास रहने लगी। ताक झांक में भी दिल ना लगा। अब यकीन हो गया कि मैं दरअसल इसी की खातिर चौबारे पर आती थी। इस बार शादू आई तो मैंने एक माजरतनामा लिखा कि आप तो वाकई बहुत अच्छे और लिहाज वाले पड़ोसी हैं। गलती मेरी ही है। आपका घर है, आपका जहां जी चाहे बैठे। बेशक खिड़की खोल कर पढ़िए। आपकी खिड़की मुसलसल बंद देखकर मेरा दम घुटने लगा है। जब किसी लड़के को पता चल जाए कि कोई लड़की इसकी खातिर चौबारे पर आके झांकती है, तो वो कब आराम से रह सकता है। सो अगले ही रोज महर हयात ने खिड़की खोल दी। इसकी खिड़की खुली देखकर मेरी रूह को सुकून सा आ गया। इसके बाद उनके घर की मुलाजमा हमारे घर कभी कुछ लेकर आने लगी। मेरी सीधी सादी माँ को किया खबर कि अचानक चौधरी साहिब के घर वाले क्यों हम पर मेहरबान हो गए हैं। वो यही समझती थी कि बड़ा घराना है, लिहाजा हमसाए का हक अदा करने के लिए कभी पुलाव की ट्रे और कभी हलवे की डिश आ जाती है। जवाब में अम्मा भी कुछ ना कुछ भिजवा देती, लेकिन शादू जानती थी कि ये इनाद चौधरी साहिब के घर से कौन करता है। वो जब पकवान का बर्तन अम्मा को देती, मेरी माँ बर्तन खाली करने बावर्ची खाने चली जाती, तभी वो मुझको मुट्ठी में पर्चा पकड़ा देती। अम्मा को मालूम था कि चौधरी साहिब के घर की ख्वातीन महल्ले में कहीं नहीं जाती, लिहाजा वो भी उनके घर नहीं जाती थी। अक्सर महर हयात के घर वाले गांव चले जाते, सिर्फ हयात घर पर रह जाता क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने भी उन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक साल घर बैठने के बाद बोरियत इतनी हो गई कि ख्याल आया कॉलेज में दाखिला ले लूंगी तो घर से बाहर निकलने का कोई बहाना हाथ आ जाएगा। मैं किसी सूरत लोगों में जाना चाहती थी, इनसे बातचीत करना चाहती थी। ये तभी मुमकिन था जब कॉलेज के लिए घर से निकलती। हयात को इल्म था कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, इसे मेरे कॉलेज का भी पता था। बस जो दास्तान खिड़की से शुरू हुई वो अब रेस्टोरेंट और पार्कों तक जा पहुंची। उन्हीं दिनों हयात के घर वाले गांव चले गए। उनके बड़े घर में उधेड़ उम्र मुलाजमा शादो और एक नौकर के साथ वो अकेला रह रहा था। ये नौकर शादो का रिश्तेदार था। हयात का वालिद एक अमीर आदमी था।
से रुपए पैसे की परवाह न थी। इसने कई बार मुझे कीमती तोहफे दिए जिनको मैं अम्मा से छुपा कर रखती थी। मेरे वालिदैन तो इस कदर सीधे थे कि वो मुझको हर हाल खुश देखना चाहते थे। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि कॉलेज क्या करने जाती हो, पढ़ती भी हो या नहीं। उन्हें कोई इल्म न था कि उनकी लाडली किस डगर पर चल रही है। हयात का घर खाली रहता था। वो नौकर को किसी बहाने बाहर भेज देता, शादू खाना पकाती रहती और हम दोनों तन्हाई में घंटों बैठे बातें करते रहते। मैं उनके घर के अकबी दरवाजे से जाती थी, तभी किसी को इल्म नहीं हो सका कि मैं हयात से मुलाकात करती हूँ। इंटरमीडिएट के बाद हयात ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं भी कॉलेज कहाँ जाती थी, घर से निकलती तो अकब से हयात के घर चली जाती। घर इतना बड़ा था कि अचानक कोई आ जाता तो पता भी ना चलता कि कोई दूसरा मकान में मौजूद है। आखिर वालिदैन को सुनगिन हो गई। आम हालात में वो कब मेरी शादी हयात से करने पर राजी होते, लेकिन शादो ने मेरी माँ को समझाया और बाखबर कर दिया कि अब मजीद गफलत आपकी बदनामी ही नहीं बर्बादी का बाइस होगी। शादो के बाखबर करने और हालात की संगीनी को देखते हुए अपनी इज्जत की खातिर उनको सब्र का घूंट भरना पड़ा। हयात के वालिदैन राजी न हुए। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी की इत्तला चंद माह बाद चौधरी साहब और उनके घर वालों को हुई तो वहां सफ मातम बिछ गई। देहात वालों के अपने मुफादात होते हैं, लेकिन वो भी बेबस हो गए क्योंकि हयात ने दलेराना कदम उठा लिया था। वो लोग इस वक्त तक घर नहीं वापस ना आए जब तक मैंने बेटी को जन्म नहीं दे लिया। जब इल्म हुआ कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ तो वो लोग आ गए और उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया और हयात पर दबाव डालने लगे कि वो मुझे तलाक दे दे, वरना इसको जायदाद से आग करके घर से निकाल दिया जाएगा। हयात की उम्र 22 साल थी। वो अभी कमाने के लायक भी नहीं था, वालिदैन के आगे नहीं ठहर सकता था। वो एक कम तालीम याफ्ता और अखराजात के मामले में मोहताज शख्स था। इसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। वो बीवी और बेटी की कफालत नहीं कर सकता था। ये जो ऐश था वो इसके वालिदैन का मरहूम मिन्नत था। इसके वालिद ने इस पर इतना दबाव डाला कि उसे मुझको तलाक देते ही बनी। मेरे वालिदैन भी मुझसे खफा थे, लेकिन वो मुझको दुख में भी नहीं देख सकते थे। आखिर वालिदैन के घर ने ही मुझे पनाह दी। चौधरी साहब बेटे को गांव ले गए और उसकी शादी अपनी भतीजी से कर दी और दोबारा वापस नहीं आए। मैं 3 साल वालिदैन के साथ रही। फिर वालिदैन ने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी आसिम से करा दी। वो एक सरकारी महकमे में मामूली ऑफिसर थे। अम्मा ने मेरी बच्ची को अपने पास रख लिया। मैं दूसरी शादी पर आमादा न थी, मगर माँ बाप के इसरार से मजबूर हो गई। आखिर जिंदगी तो गुजारनी थी, जिसके लिए एक जायज सहारा लाजमी था। आसिम अच्छे इंसान निकले। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। किसी किस्म की उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी। मेरे पास जरूरत की हर चीज थी। जब भी बच्ची की याद सतानी, आसिम अम्मा के घर जाकर उसे ले आते। 2-4 दिन हमारे पास बमुश्किल रहती और वापस जाने की जिद शुरू कर देती तो आसिम इसे पहुंचाने जाते। यूं ही वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि मैं आसिम के 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चों की वजह से आसिम को भी दिल ने कबूल कर लिया। उनके घर को मैंने अपना घर तस्लीम कर लिया और यही घर अब मेरे लिए जन्नत का गहवारा बन गया। बेटी फरीहा की कमी जरूर महसूस होती क्योंकि वो कभी अम्मा के पास और कभी मेरे पास होती थी। अब वो बड़ी हो गई थी, स्कूल जाती थी। उसे इल्म था कि आसिम इसका सौतेला बाप है। इस बात से वो कुछ मगमूम रहती थी, ताहम आसिम दिल के अच्छे थे। वो फरीहा और अपने बच्चों में फर्क महसूस नहीं करते थे। काफी अरसा तक मुझे हयात के बारे इल्म न हो सका और न ही वालिदैन ने कभी कुछ बताया। हयात ने तालीम मुकम्मल की और ऑफिसर लग गया। इत्तेफाक के इसका तबादला इसी जगह हुआ जहां हम रहते थे। एक दिन किसी ने इसे बताया कि तुम्हारी बच्ची फरीहा बड़ी हो गई है और फुला स्कूल में पढ़ती है। इसे बच्ची की मोहब्बत ने खींचा। अम्मा से लेने स्कूल गई हुई थी। अम्मा को इसने सलाम किया और बच्ची की खैरियत पूछने लगा तो उन्होंने अखलाकन जवाब दिया कि ठीक है। वो स्कूल में हयात को धुतकार नहीं सकती थी, ये उनकी नवासी का बाप था। हयात की हिम्मत बढ़ी। उसने बेटी को प्यार किया और कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कुदरती तौर पर बच्ची बाप की तरफ माइल होने लगी। इसके बाद हयात फरीहा को देखने अक्सर स्कूल जाने लगा। इस पर अम्मा ने कहा कि तुम बच्ची से स्कूल के गेट पर मत मिला करो। स्कूल के दीगर बच्चे मेरी नवासी से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे। बेहतर है कि तुम इसको घर आकर मिल लिया करो। हयात को तो बहाना चाहिए था। वो हर 15 रोज बाद आध घंटा अम्मा के घर फरीहा के साथ गुजारने लगा। वो इसको अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन अम्मा ने इसकी इजाजत ना दी। वालिद साहब तो नवासी के रिश्ते से मजबूर थे, लेकिन मेरे भाइयों को इसका आना नागवार गुजरता था।
मैं अपने खावंद के साथ इन दिनों लाहौर में रहती थी, इसलिए कुछ अरसे तक मुझे इस बात का इल्म न हो सका। एक दिन जब फरीहा मेरे घर आई तो उसने बताया कि इसका वालिद इससे मुलाकात के लिए आता है। पहले तो मैंने सोचा कि मना करूं, फिर ख्याल आया कि हयात साहिब जायदाद है, दौलतमंद आदमी है, क्यों ना मैं बेटी को बाप से मिलने दूं। कम अज कम इस तरह मेरी बच्ची को अपने बाप से जायदाद का हिस्सा तो मिल सकेगा। मेरे दिल में यही लालच आ गया और मैं खामोश रही। एक दिन जब अम्मा के घर गई हुई थी, हयात भी फरीहा से मिलने आ गया। वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और कुछ तोहफे लाया था। मेरे वालिदैन खामोश थे कि ये बच्ची का बाप है, बच्ची पर उसका और उस पर बच्ची का हक है। अगर हमने इसको अपने घर पर उसकी बेटी से मिलने को रोका तो ये कहीं इसे ले ही ना जाए। अम्मा के घर मेरा हयात से इत्तेफाकन सामना हो गया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो पहले से ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत हो गया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी उदास हो गई। माजी की यादों ने हम दोनों को घेर लिया। मुद्दत बाद एक दूसरे को देखकर वो चिंगारी फिर से सुलग उठी जो बरसों पहले दब गई थी। अब उसने मुझसे अपनी बेटी के जरिए राब्ता कर लिया। पहले फोन किया, फिर मिलने को इसरार करने लगा। मैं अपने पुरसुकून हाल को भूलकर फिर से खोए हुए माजी की तलाश में सरगर्दा हो गई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इंसान तो है खता का पतला। गरज हमारी भूली हुई कहानी में फिर से जान पड़ गई। हम फिर से एक दूसरे के लिए बेताब रहने लगे। हालांकि मैं आसिम के 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और वो भी अपनी खानदान में 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन हम मोहब्बत की गुम हो चुकी राहों पर भटकने लगे। हमने फिर से सारे रिश्ते, सारे इखलाकी तकाजे और उसूल भुला दिए। मैं अपना जन्नत जैसा घर, सीधा सादा मोहब्बत करने वाला शौहर भूलकर फिर से हयात की दीवानगी में सीधी राह से भटक गई। मेरे वालिदैन को इल्म न था कि हम दोबारा मिलने लगे हैं। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक बन चुकी थी, दिन रात अपने शौहर से लड़ती, बात बात पर उलझती, आसिम जो काम कहते उलट करती। वो हैरान थे कि मुझे क्या हो गया है। वो जितना मुझे मनाते, मैं इतना उनसे उलझती, उनको सताती, आए दिन लड़ झगड़ कर माँ के घर चली जाती, यहाँ आकर हयात को सबसे चोरी छुपे फोन करती और मिलने चली जाती। अब हम फिर से एक होने के मंसूबे बनाने लगे। आसिम के तो वहम गुमान में नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो सोच भी ना सकते थे कि मैं दोबारा अपने साबिक शौहर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी कि जिसने मुझे तलाक दे दी थी, और अपना हंसता बसता घर उजाड़ दूंगी। इन दिनों मुझ पर जुनून सवार हो गया था। लगता था कि मैंने कभी अपने साबिक शौहर की मोहब्बत को भुलाया ही नहीं था। वो मोहब्बत जिसको जमाने ने जबरदस्ती छीन लिया था, कुछ दिनों के लिए हालात की शिद्दत में डूबकर सो गई थी मगर मरी नहीं थी। तभी तो मैं आज एक बार फिर सब कुछ बर्बाद करके दोबारा इस शख्स की हो जाना चाहती थी। हर कीमत पर अपने खोए हुए माजी को जिंदा करके उसे हाल और फिर मुस्तकबिल में बदल देना चाहती थी। हयात का कहना था कि इस वक्त में बेबस और मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, मगर आज हालात वैसे नहीं है। आज मैं खुद मुख्तार और बाइख्तियार हूँ, जायदाद से अपना हिस्सा ले चुका हूँ, तालीम मुकम्मल करके ऑफिसर हो गया हूँ। आज मैं जैसी चाहे जिंदगी गुजार सकता हूँ। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा मेरी हो जाओ तो मैं इस जन्नत को पालूंगा जो मैंने खुद से नहीं छोड़ी थी बल्कि मुझसे जबरदस्ती छीन ली थी। हयात के दिल में एक सुलगते हुए जख्म की तरह अब भी मैं मौजूद थी। वो झूठ नहीं कहता था। वो मुझको हासिल करना चाहता था, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, जबकि हालात ने मुझे एक और शख्स के साथ बांध दिया था जिसका इस सारे किस्से में कोई कसूर नहीं था। इंसान कभी कभी इतना खुद गरज हो जाता है कि इसको सिर्फ अपनी खुशी का हुसूल याद रहता है। हयात भी खुद गरज बन गया था। वो ये भूल गया था कि उसने मुझे खुद तलाक दी थी, तभी मैं किसी और की बीवी बना दी गई थी और अब मैं किसी और की बीवी और उसके 2 बच्चों की मां भी थी। लेकिन हयात इतनी बड़ी हकीकत को खातिर में ना लाकर मुझको उकसाता। मैं उसके हाथों में खिलौना बुनती जा रही थी। पहले पहल मेरे झगड़ों से भी आसिम को अंदाजा न हुआ कि उनकी दुनिया जलने वाली है। वो सीधे सादे इंसान थे। मैं जिस कदर तंग करती, वो और ज्यादा मुझको खुश करने की सही करते। वो गहरी सूझबूझ के मालिक न थे। रोजगार के चक्कर में सुबह के गए शाम को वापस आते। इनको कैसे इल्म होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आखिरकार मुझे ही उनको बताना पड़ा कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि उनसे तलाक चाहती हूँ। सच बेशक कड़वा सही, मगर मैं अपने पहले शौहर को अभी तक नहीं भूल सकी और अब इसी के साथ दोबारा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के वालिद से दोबारा शादी करके इसको उसके बाप का घर देना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर आसिम पर बिजली गिर पड़ी। वो सत्ते में रह गए, जैसे सांस लेना भूल गए हूँ, रो पड़े। बहुत मिन्नत समाजत की, बोले,
मैं जानता हूँ इंसान जबरदस्ती किसी के साथ जिंदगी गुजार कर खुश नहीं रह सकता, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करो। उधर तुम्हारी एक बेटी है और यहाँ 2 बच्चे हैं, क्या तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं है? इनसे इनके माँ बाप मत छीनो। मेरे साथ गुजारे दिन याद करो, कुछ तो मेरी भलाइयां याद कर लो, लेकिन मुझ पत्थर दिल पर कोई असर ना हुआ। मैंने कहा, जबरदस्ती मुझे बांधे रख सकते हो तो रख लो, मगर मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं है, बेहतर है कि मुझको आजाद कर दो। उन्होंने इसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली और चंद दिन बाद इस शर्त पर तलाक दे दी कि मैं बच्चे साथ ना ले जाऊंगी। मैंने ये शर्त भी मंजूर कर ली। तब मुझे हयात के सिवा कोई नजर ना आता था। तलाक से मेरे वालिदैन बहुत दुखी हुए, लेकिन मैं खुश थी। इद्दत में ने अपनी फूफी के घर गुजारी और हयात से निकाह कर लिया। इस बार निकाह में मेरे वालिदैन शरीक ना हुए, मगर मैं तो अपने मकसद को पाकर इस कदर खुश थी कि आसिम के बच्चों को भी भला दिया जैसे मैंने उनको जन्म ना दिया हो। मुझे याद थी तो बस फरीहा जो अभी तक मेरी वालिदा के पास थी, लेकिन मैंने माँ बाप को कितना दुखी कर दिया है। हयात ने मुझे अलहदा घर लेकर इसको सजा संवार आरास्ता पैरास्ता करके दिया। मैं इसमें रहने लगी, फरीहा को अपने पास बुला लिया। हयात कुछ दिन बीवी के पास जाते, फिर मेरे पास आ जाते। कुछ अरसा ये सिलसिला चला। आखिर मेरी सौतन को पता चल गया कि हयात ने मुझसे दोबारा शादी कर ली है। जब मैंने हयात के बेटे को जन्म दिया तो मेरी सौतन ने कहा कि तुम 2 हिस्सों में बट गए हो, बेहतर है कि महरीन को यहाँ ले आओ। इस तरह कम अज कम हम अकेले होंगे और ना तुम्हारे बच्चे वहाँ अकेले होंगे। हयात भी यही चाहते थे, लिहाजा वो मुझे सौतन के पास ले गए और मैं भी इसी घर में रहने लगी। हयात से शादी के 2 साल बाद अचानक ही मेरे दिल में किसी खला ने जन्म लिया और अब मुझे रह रहकर एहसास होने लगा कि मैंने आसिम से तलाक और हयात से दोबारा शादी करके सख्त गलती की है। आसिम का घर सारे का सारा मेरा था। इसका प्यार भी मुकम्मल मेरा ही था, वो बना हुआ नहीं था। इसमें कोई और शरीक नहीं था, लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। हयात के घर की असल मालिका उसकी खानदानी बीवी थी, मैं इसमें मामूली हिस्सादार बनी हुई थी। हयात का प्यार भी बटा हुआ था। यहाँ आकर मुझे वाज़े तौर पर एहसास हो गया कि जो मकाम मेरी सौतन को हासिल था वो मुझे नहीं है। इसके बच्चों की खानदान में जो हैसियत और अहमियत थी वो मेरे बच्चों की नहीं है। हयात और उसका पूरा खानदान उसकी खानदानी बीवी के बच्चों को ज्यादा अहमियत देते थे। हयात खुद भी अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को ज्यादा अहमियत देते थे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। अम्मा जान बताती थी कि आसिम उजड़ कर रह गया है और बच्चे माँ के लिए तड़पते और याद करके रोते। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मेरा दिल बैठ जाता और कभी कभी तो धड़कना ही भूल जाता। आखिर में औरत थी, एक माँ थी, कब तक खुद पर जबर कर सकती थी। 2 मासूम बच्चे मेरी याद में दिन रात तड़पते थे, मुझे बुलाते थे और मैं उनसे ना मिल सकती थी। एक दिन जब मेरा दिल बहुत उदास हुआ तो अपने उन बच्चों से मिलने चली गई। वो मुझसे लिपट गए, बहुत रोए, कहते थे अम्मा हमें छोड़कर मत जाना, लेकिन मेरी मजबूरियां मेरा रास्ता रोकती थी। किस दिल से इनको खुद से जुदा करके पलटी, ये मेरा दिल जानता है। इसके बाद मेरा दिल किसी चीज में नहीं लगता था। अब मुझे हयात की सूरत भी अच्छी नहीं लगती थी। सोचती कि यही मेरा मुजरिम है जिसने मुझे बर्बाद किया, घर बार छोड़ने पर उकसाया और अपने दिल की बर्बादियां आबाद करने के लिए सब्ज बाग दिखाकर मेरा घर लूट लिया, मेरे बच्चे मुझसे जुदा कर दिए। किसी तरह मेरी सौतन को इल्म हो गया कि मैं अपने उन बच्चों से मिलने जाती हूँ। उसने हयात को इस बात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदी लगा दी। अब मैं घर से नहीं निकल सकती थी, उन्होंने मुझे कैद कर दिया। आज मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलने से माजूर थी, उनके लिए रोती, लेकिन अब रोने से क्या हासिल। मैंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, किसी और को क्या इल्जाम दूं। सामईन कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।